Hello everyone, welcome on my YouTube channel EG Law. How are you all? I hope you all are doing well. So the topic today we are going to cover is Indian Penal Code 1860, and here I am providing you a brief introduction of Indian Penal Code. और उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा आईपीसी का सीरीज. Then I will enter into chapters of IPC and explain section one by one. So don't forget to subscribe my channel. Let's start. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आपको आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, जिसे हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताज इराते हिंद कहते हैं. अब इसकी एक्सटेंट देखते हैं कि यह कहाँ एप्लीकेबल होता है और कहाँ नहीं होता है. तो ये एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड, जम्मू एंड कश्मीर वॉज ओमिटेड फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019. मतलब पहले आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड नहीं करता था, वहाँ आईपीसी के बदले रणबीर पीनल कोड एप्लीकेबल था. बट आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी एप्लीकेबल है. अब हम लोग इसकी पनिशमेंट की बात करते हैं. तो हमारा जो आईपीसी पनिशमेंट का पहला पॉइंट जो है विद इन इंडिया, और दूसरा जो पॉइंट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. इस दोनों पॉइंट को वन बाय वन करके समझते हैं हम लोग. तो फर्स्ट जो है हमारा विद इन इंडिया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन टेरिटरी में क्राइम करता है तो वो पूरी इंडिया में कहीं भी कन्विक्ट किया जा सकता है. वहीं अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज. इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंडियन पर्सन अमेरिका जाकर क्राइम करता है तो वो अमेरिका और इंडिया दोनों जगह लाइबल होगा, और उसे अमेरिका और इंडिया दोनों में से कहीं भी किसी एक जगह कन्विक्ट किया जा सकता है उस क्राइम के लिए. ध्यान रखिएगा इस बात को. अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्ट नंबर 45. तो ये 1860 का एक्ट नंबर 45 था, यानी कि 1860 में 45वें नंबर पे ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था. ठीक है. इसकी इनेक्टेड डेट जो है वो 6 अक्टूबर 1860 है. यानी कि ये एक्ट कब बन के तैयार हुआ? तो ये एक्ट जो है 6 अक्टूबर 1860 को बन के तैयार हुआ था. अब इसकी कमेंसमेंट डेट देखते हैं कि यानी कि ये जो एक्ट है एप्लीकेबल कब हुआ था या कब इन्फोर्स किया गया था. तो ये एक्ट जो है 1 जनवरी 1862 को एप्लीकेबल हुई थी. ओके. अब टोटल चैप्टर्स भी देख लेते हैं. तो ये इंडियन पीनल कोड में टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 23 है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के ऑफेंसेस से डील करता है. फॉर एग्जाम्पल 17 deals with offenses against property. Chapter 16 deals with offenses against the human body. Chapter 21 deals with defamation and many more. और इसके बाद हम लोग सेक्शन देख लेते हैं. इसमें जो टोटल सेक्शन है आईपीसी में वो 511 है. अब इसकी वैलिडिटी देखते हैं कि जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे डिराइव करता है. तो ये डिराइव करता है आर्टिकल 13 क्लाउज 1. अब 13 क्लाउज 1 बात करता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉज थे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वी हैव फंडामेंटल राइट्स. तो ये 13 क्लाउज 1 कहता है कि वो सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है या जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो सारे लॉज जो हैं वो हो जाएंगे वॉइड, एंड ऑल दोज लॉ विच आर कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी वैलिड. यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आईपीसी की कहाँ से डिराइव होती है? आर्टिकल 13 क्लाउज 1 से. ओके. इट्स अ सब्सटैंटिव लॉज. इंडिया में जितने भी लॉज हैं उसे हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक सब्सटैंटिव लॉज यानी कि मौलिक विधि, और दूसरा प्रोसीजरल लॉज यानी कि प्रक्रिया विधि.
अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो सब्सटेंटिव लॉज है वो राइट क्रिएट करता है, और जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वो क्या हेल्प करता है? तो मान लीजिए आईपीसी ने हमें राइट दिया है कि मेरा कोई भी सामान चोरी नहीं कर सकता है, मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। बट कोई इंसान है जेड, उसने मेरा फ़ोन चुरा लिया, तो अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो यहाँ राइट वायलेट हुआ ना, तो मुझे रेमेडी कैसे मिलेगी? तो ये हमें प्रोसीजरल लॉ बताएगी। प्रोसीजरल लॉ मुझे हेल्प करेगा जो मेरा राइट वायलेट हुआ है उसकी रेमेडी तक पहुंचने में। ये डिफरेंस होता है सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज में। मैं ये चीज़ आईपीसी एंड सीआरपीसी के डिफरेंस में प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है पूरे डिटेल्स के साथ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो आईपीसी है वो आईपीसी पर कौन सा प्रोसीजर लॉ लगेगा? तो आईपीसी पर प्रोसीजर लॉ लगता है वो है सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो कि कहता है कि आईपीसी के सारे ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल किस प्रोसीजर से होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर गिवन अंडर सीआरपीसी। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि आईपीसी जो है वो सब्सटेंटिव लॉज हैं और उस पर प्रोसीजर लॉ कौन सा लगेगा? वो है सीआरपीसी बिकॉज ऑफ सेक्शन 4। अब देखते हैं आईपीसी के ड्राफ्ट कमेटी ने के चेयरमैन जो थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस नाम को याद रखिएगा। तो इसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मैकॉले थे। अब ये ब्रांच ऑफ लॉ क्या है? तो ये जो आईपीसी है वो पब्लिक है या प्राइवेट लॉ है? आप लोग बता सकते हैं। तो ये जो आईपीसी है हमारा इंडियन पीनल कोड हमारा पब्लिक लॉ है। अब हम लोग देखते हैं कि आईपीसी राइट इन रेम है या राइट इन पर्सोने। ये दोनों वर्ड्स लीगल वर्ड हैं। तो ये आईपीसी जो है वो राइट इन रिम है। आईपीसी राइट इन रिम क्यों कहते हैं हम? उससे पहले हमें राइट इन रिम और राइट इन पर्सोना में डिफरेंस देखना पड़ेगा। A right in rem is available against the world at large. It is a right available against person generally. Right in rem जो है वो वर्ल्ड एट लास्ट के अगेंस्ट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान है उसे रोड पर चलने का अधिकार है, सनलाइट, फ्रेश एयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसे इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये सारी राइट्स जो हैं वो फिक्स्ड बाय लॉ है। पूरी दुनिया मिलकर भी उस इंसान से वो हक नहीं छीन सकता है। ये राइट इन रेम है जो है वो निगेटिव नेचर का होता है। ये इसलिए निगेटिव नेचर का होता है क्योंकि इसमें आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है कि ये राइट मुझे दे दो, ये आपका अपना हक होता है। तो ये था हमारा राइट इन रेम। अब चलते हैं राइट इन पर्सोनम पर। A right in personam is available only against a determinate person or persons corresponding to a duty imposed on determinate individuals। ये वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन्स होते हैं। ये चीज़ ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़्यादातर होता है। ये फिक्स्ड बाय कंसेंट होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो राइट इन पर्सोनम है वो फिक्स्ड बाय कंसेंट है, और वहाँ जो है मैंने अभी बताया है राइट इन रिम वो फिक्स्ड बाय लॉ है। फॉर एग्जाम्पल आप एक घड़ी बेचना चाहते हैं 200 रुपये में किसी भी इंसान एक्स के साथ। जब तक एक्स ने पैसा नहीं दिया है तब तक आपका हक है उस घड़ी पर कि आप वो घड़ी उसको ना दें या दें। लेकिन जब एक्स आपको पैसा दे देता है तो एक्स का हक बनता है आपके अगेंस्ट कि आप उसे वो घड़ी दे दें। तो ये राइट इन पर्सोनम है एक्स का आपके अगेंस्ट। तो यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये राइट इन रेम जो है वो एक शख्स का राइट पूरी दुनिया के खिलाफ है, बट राइट इन पर्सोनम जो है वो एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ के अगेंस्ट होता है। ये पॉजिटिव नेचर का होता है क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो अगर कोई गेस्ट आता है तो हम अगर परमिशन देंगे तो वो गेस्ट अंदर आएंगे, और अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो गेस्ट अंदर नहीं आएंगे।
तो इसमें हमारी मर्जी होती है। बट यहाँ राइट इन ड्रीम जो है वो निगेटिव नेचर का होता है, वहाँ किसी की मर्जी नहीं होती, वहाँ खुद की मर्जी होती है। तो यहाँ आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि ये राइट इन ड्रीम क्या है और राइट इन पर्सोनम है क्या है। तो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन पीनल कोड के अंदर इंडिया के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ ऑफेंसेस की डिफिनीशन एंड पनिशमेंट प्रोवाइड करती है, बट दिस कोड डजंट अप्लाई टू इंडियन आर्मी। यानी कि यह जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, ये इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होता है। तो आज का हमारा था ये जो लेक्चर वो इंट्रोडक्शन पे था आईपीसी का, ये यहीं समाप्त होता है। आई होप यू विल लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड soon you subscribe, click the bell icon so that you will get in each and every updation from this particular channel. Bye bye, take care, be safe. Again, see you tomorrow in the same channel with new lecture. Thank you.